Good morning, student. Today we will start BCom part first EAFM paper second. अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इफेक्टिंग इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट और इस टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स फैक्टर के बारे में बात किया था कि इकोनॉमिक्स फैक्टर में अपने इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, ये इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। इसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय संसाधन के बाद बात की थी कि किस प्रकार से वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। इसी प्रकार से कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात की हमने, इकोनॉमिक्स कंडीशन के बारे में बात की, इकोनॉमिक्स सिस्टम के बारे में बात की, टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, फॉरेन डेप्थ के बारे में बात की और कैपिटल के बारे में बात की। इसके बाद हमने साइज ऑफ मार्केट के बारे में बात की कि साइज ऑफ मार्केट किस प्रकार से इफेक्ट करता है, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की और आंतरिक आधारभूत सुविधाएं किस प्रकार की है उसके बारे में, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की हमने और मार्केट के बारे में बात की, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये तो थे आर्थिक घटक स्टूडेंट जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर्थिक घटक नहीं आता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जिस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की उपलब्धता रहती है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका आप मैक्सिमम यूज करते हो और मैक्सिमम यूज करने के बाद इंटरनल सप्लाई करने को आप एक्सटर्नल सप्लाई में इंटरनेशनल ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। इससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, आयात निर्यात ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ता है और जिस देश का इंटरनेशनल ट्रेड अधिक होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है, उसका डेवलपमेंट अन्य देशों से अधिक देखने को मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे आप नए नए प्रोडक्ट बना सकते हो, रॉ मटेरियल आपके पास है, या नेचुरल रिसोर्सेज का ही आप आयात निर्यात कर सकते हो। तो देखिए, निर्यात करते हैं तो ही फॉरेन करेंसी अर्निंग होती है और देश का डेवलपमेंट होता है। तो ये तो है प्राकृतिक संसाधन। इसी प्रकार से मानवीय संसाधन की बात हमने की थी, तो मानवीय संसाधन में हम ये बताएं कि हमारे यहाँ वर्किंग और नॉन वर्किंग कितने हैं। तो वर्किंग नॉन वर्किंग भी डिपेंड करता है आर्थिक विकास को रोकने में या बढ़ाने में। तो देखिए, आर्थिक वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है तो देश का डेवलपमेंट अधिक होगा और वर्किंग पॉपुलेशन से अधिक नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है तो वो अपने जीडीपी में योगदान नहीं दे पाते हैं, इसलिए पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है, डाउन चली जाती है और देश का डेवलपमेंट है वो स्टेबल या कम होने लगता है। इस प्रकार से मानवीय संसाधन के बारे में बात की थी, पूंजी निर्माण के बारे में बात की थी, कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? पूंजी निर्माण का मतलब ये है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाई, उससे अर्निंग कितनी होगी। ठीक है, कंपेयर कंट्रियों से हम अदर कंट्रियों से कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भी वहाँ पर 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अर्निंग क्या होती है, कितने परसेंट अर्निंग होती है, प्रॉफिट कितने परसेंट होता है, और हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी अर्निंग होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि पूंजी निर्माण की दर क्या है, यदि ये कम है, ये अधिक है। ठीक है, इसके लिए मेन जिम्मेवार है टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ही डिपेंड करती है, आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। टेक्नोलॉजी ओल्ड यूज करते हो तो आर्थिक विकास को इफेक्ट करती है। ठीक है, प्लस में करती है, माइनस में करती है, आप समझ गए होंगे। और न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो तो आर्थिक विकास प्लस में रहता है। इस प्रकार से आर्थिक घटक में हम यही बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो सिस्टम है जो अपने आर्थिक क्रियाओं को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसी में राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से ये भी इफेक्ट करता है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात की थी। एक हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, किस प्रकार के संगठन हमारे यहाँ है वो भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। ठीक है, इसी प्रकार से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है, ये भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं।
सेपरेटली भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनी मार्केट क्या होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार का है। यदि किसी कंट्री में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट अधिक है तो उसका आर्थिक विकास भी आपको अधिक देखने को मिलता है। और किसी देश में इसका जो मनी मार्केट है या कैपिटल मार्केट वीक है, कमज़ोर है, तो इससे वो उसका आर्थिक विकास डाउन होता है। तो इस प्रकार से हमें देखना है, देखा लास्ट क्लास में आर्थिक घटक क्या क्या होते हैं, डिटेल से बात की, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट, वो है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ठीक है, गैर आर्थिक घटक। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स गैर आर्थिक घटक भी है जो अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब गैर आर्थिक घटक, ये तो इकोनॉमिक फैक्टर है, आर्थिक घटक है जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, बट ये गैर आर्थिक घटक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, ये भी इनडायरेक्ट से इफेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है सोशल, सामाजिक फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक ले सकते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक घटक में हम बात करें तो आर्थिक विकास जो डेवलपमेंट की है वो हमारे माइंड में होती है। और देखिए हमारे इंडिया में जो आर्थिक विकास सांस्कृतिक घटक में हम बात करें तो जहाँ भी डेवलपमेंट की जो की होती है वो माइंड है, मस्तिष्क में ही हम ये देखते हैं कि अपने को ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो अपना जो माइंड है इसमें ये रहता है कि सादा जीवन और उच्च विचार की हम मानसिकता लेकर काम करते हैं। अपने इंडिया में यही कोटेशन ज़्यादा माइंड में रखा जाता है कि सादा जीवन और उच्च विचार हमारा आदर्श वाक्य है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना जीवन रखते हैं। हम ये अधिक टेक्नोलॉजी अधिक दिखाने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने संस्कृति को जीवित रखकर अपना व्यापार उद्योग धंधे बढ़ाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी में विश्वास नहीं करते, हमारी जो परंपराएं हैं उस पर हम अधिक बिलीव करते हैं। विकसित देश है वो क्या चाहते हैं, वो अधिक प्रॉफिट अर्निंग चाहते हैं, संस्कृति और सामाजिक संस्कृति को ध्यान में कम रखते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ मशीनलाइजेशन मान लीजिए या प्रोफिटलाइजेशन मान लीजिए अधिक देखने को मिलता है। तो ये भी अपने इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। नो गैर आर्थिक घटक में मेन है ये कि हमारा ये सामाजिक और सांस्कृतिक घटक किस प्रकार का है, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है। यदि आपके माइंड में ये सोच रखा है कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को अधिक भाग दौड़ नहीं करनी है, सादा जीवन नहीं रहना है, दिखावा नहीं करना है, उद्योग धंधों में जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरा चली आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें को करना है, उससे अधिक नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट को आगे डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसी परंपरागत में ही रहते हो, ठीक है। तो इसी उद्योग धंधों को का जो विकास होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं हो पाता है। इसके लिए देखिए अपना जो डेवलप कंट्री है उनका टारगेट रहता है कि तेज़ी से आर्थिक विकास किया जाए, उद्योग धंधों को बढ़ाया जाए, उसमें संस्कृति और ये घटक कम देखने को मिलते हैं। इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ठीक है, वो आप सुनिए। देखिए दो मित्र थे, एक अमेरिका का था, एक इंडिया का था। दोनों एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के बाद इंडिया वाला इंडिया में आ गया और अमेरिका वाला अमेरिका में चला गया। दोनों अच्छी जॉब करने लगे, काम करने लगे, दोनों की शादियाँ हो गई। फिर एक दिन क्या होता है, अमेरिका वाले जो उसका दोस्त था उसने इंडिया वाले को फ़ोन किया कि भी मैं आपके यहाँ टूरिस्ट के रूप में घूमने के लिए आना चाहता हूँ। तो इंडिया वाले ने उसका काफ़ी स्वागत किया कि भैया आपका हमारे देश में वेलकम है, स्वागत है, आप आइए, कब आओगे, ये पूरी डिटेल उसने बता दी कि इस टाइम हम आएंगे। इंडिया वाले ने काफ़ी उत्साह के साथ उसके आने के लिए तैयारियाँ की। उसने दूसरे ही दिन अपने ऑफिस में, वो भी इंजीनियर था, अपने ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई कि सर इस टाइम
मैं 15 दिन के लिए लीव लेना चाहता हूँ, छुट्टी लेना चाहता हूँ। मतलब छुट्टी पास करवाई उसने कि भी इस टाइम मेरा दोस्त आएगा, इसलिए मैं उसको इंडिया के भ्रमण के लिए टाइम दूंगा, इसलिए मैं ऑफिस में नहीं आ सकता। इस प्रकार से उसका जो फ्रेंड है अमेरिका वाला वो इंडिया में आता है और वो पूरे 15 दिन के साथ रहकर पूरे अपने इंडिया के जो भी टूरिस्ट पैलेस है वहाँ उसका भ्रमण करवाता है और फिर वो 15 दिन के बाद वो अपनी अमेरिका चले जाते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, इंडिया वाले ने भी, क्योंकि इंडिया में भी भ्रमण करने की परंपरा रही है, इंडिया वाले ने भी उसको कहा कि भी हम भी अमेरिका हमारे परिवार के साथ आप आना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है आपका वेलकम है, आइए। उसने भी डेट बताई कि इस डेट को मैं आऊँगा। ठीक है, अब अमेरिका काफ़ी चेंज हो चुका था, इसलिए उसको कुछ थोड़ा ध्यान कम था, इसलिए उसने कहा कि भी इस टाइम मैं आऊँगा। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है। तो जैसे ही वो अमेरिका पहुँचता है वो वेट करता है कि मेरा दोस्त कहाँ है, बट उसको एयरपोर्ट पर वो दोस्त दिखाई नहीं देता है। उसके बाद फोन आता है कि आपके सामने एक टैक्सी है, उससे आप इस होटल में ठहरिए, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। इससे इंडिया वाले दोस्त को काफ़ी निराशा होती है। उसने फिर भी वो उस होटल में चला जाता है। उसके बाद जब उससे मिलता है शाम को तो वो बताता है कि भी आपको पता था कि भी हम घूमने के लिए आए हैं, फिर आप आए नहीं, तो क्या आपकी छुट्टी जो आप लीव लेना चाहते हैं आपके डिपार्टमेंट में छुट्टी नहीं मिली? तो उसने कहा कि हमने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई थी। तो उसने कहा मैंने आपको बताया था कि हम घूमने के लिए आए हैं, आपने छुट्टी क्यों नहीं ली? तो उसने कहा कि या छुट्टी आपको मिलती नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम हो कि आपके डिपार्टमेंट में छुट्टी नहीं मिलती। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ छुट्टी भी मिलती है, बट मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई। क्यों नहीं? उसने कहा क्यों नहीं लगाई? तो उसने कहा कि यदि मैं 15 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए भी छुट्टी पर रहता हूँ, तो उसने पूरी कैलकुलेशन करके बताई कि यदि मैं रहता हूँ तो हमारी जीडीपी इतनी डाउन आती है। 0 माइनर कैलकुलेशन उसने बताई कि हमारे देश की जीडीपी 0.00% इतने 1% 0.01% डाउन आती है, पर कैपिटा इनकम डाउन आती है, हमारा प्रोडक्शन इतना डाउन आता है यदि मैं ऑफिस में नहीं जाता हूँ। इसलिए मैंने वहाँ पर लीव के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई। इस प्रकार से उसको काफ़ी अफसोस हुआ कि हम 15 दिन तक इसके साथ अतिथि देवो भव के रूप में इसको घुमा रहे थे और ये 1 दिन की भी छुट्टी इसने हाफ डे भी नहीं लिया। तो देखिए डेवलपमेंट कंट्री और विकासशील हमारे यहाँ अतिथि देवो भव के रूप में माना जाता है और वहाँ पर वो विकास को ही अधिक महत्व देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में ही अधिक सोचते हैं, सांस्कृतिक के बारे में अधिक, जो मेल मिलाप है उसके बारे में अधिक नहीं सोचते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट मेरी एक छोटी सी घटना सुनाने का टारगेट ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो घटक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं देश के डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग कंट्री के अपने अलग अलग सांस्कृतिक और उद्योग धंधों के विचार होते हैं, उस विचार के अकॉर्डिंग वो अपने काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है गैर आर्थिक वातावरण, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक घटक भी अपने आर्थिक क्रियाओं को इफेक्ट करता है। सेकंड हम बात करें तो पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक दशाएं भी काफ़ी इफेक्ट करती है। अब पॉलिटिकल कंडीशन में स्टूडेंट अपने को क्या बताना है? पॉलिटिकल कंडीशन में ये है कि जो पावरफुल कंट्रियाँ होती है वहाँ की पॉलिटिकल आप देखते हो, जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, वहाँ डेवलपमेंट की बात की जाती है और राजनीति स्थिरता के साथ है। जैसे अमेरिका की हम बात करें, 2 ही पार्टी है, एक की हार होगी एक की जीत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्शन होने के बाद ओनली और ओनली क्या देखा जाता है? देश का डेवलपमेंट इस प्रकार से किया जाए। तो स्थिर सरकारें रहती है, जब स्थिर सरकारें रहती हैं तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है। जैसे इलेक्शन कंप्लीट हुआ फिर देश के विकास की योजनाएं बनाई जाती है
और जहाँ पर एक से अधिक पार्टियां होती है वो वहाँ राजनीतिक अधिक देखने को मिलती है। और वहाँ राजनीति अधिक देखने को मिलती है तो वहाँ पर इलेक्शन हम देखते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, एक सरकार दूसरी सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल देखने को अपने को मिलती है, ठीक है। जैसे भारत में सुदृढ़ प्रजातंत्र है, विकास की गति प्रभावित नहीं होती है, परंतु जहाँ पर राजनीतिक उठापटक होने की संभावना अधिक रहती है, मतलब एक सरकार ने दूसरी सरकार को गिराने का प्रयास किया, दूसरी सरकार ने तीसरी को, तो इस प्रकार से उस देश का डेवलपमेंट रुक जाता है और वो राजनीतिकरण अधिक होता है, ठीक है। कि भाई एक सरकार बनी है, उसका टाइम पीरियड 5 ईयर है, 5 ईयर उसको 1 वर्ष में ही वापस इस प्रकार के नियमों के द्वारा से दूसरी सरकार बना देते हैं, ठीक है। फिर तीसरी वो उसको पहले वाली सरकार क्या करती है, गिराने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार से राजनीति होती है और राजनीति में क्या है, देश का विकास में अवरुद्ध हो जाता है, आर्थिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और पॉलिटिकल राजनीतिक हलचलें अधिक रहती है। तो इससे क्या होता है, देश का नुकसान होता है, आर्थिक विकास को इफेक्ट करता है। तो ये समझ गए होंगे आप, राजनीतिक दशाएं भी काफ़ी इफेक्ट करती है। अब बात करते हैं धार्मिक तत्व, रिलीजियस फैक्टर्स, धार्मिक तत्व। अब धार्मिक तत्वों में ये है कि अपने यहाँ पर दया, अहिंसा, इनको विशेष ध्यान दिया जाता है कि जीवों पर दया करिए, अहिंसा, संयम, दान, त्याग, सेवा भाव। भारत में धर्म के अंधे अनुयायी है और इस प्रकार से धर्म के अंधे अनुयायी है तो इसे आर्थिक विकास को इफेक्ट करता है। देश के विकास के लिए आर्थिक विकास बहुत जरूरी है, उद्योग धंधों का विकास जरूरी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जब भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं तो हम ये प्राकृतिक जो भी अपने पेड़ पौधे हैं इनको हम क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। विकास डेवलप कंट्रियाँ है, विकसित देश है, वहाँ पर जंगलों को साफ कर दिया जाता है, वहाँ उद्योग धंधे लगा लिए जाते हैं। बट अपने यहाँ ऐसा काम नहीं होता क्योंकि हम प्रकृति के प्रेमी हैं, हम प्रकृति को साथ में लेकर आर्थिक विकास करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति भी इसी प्रकार की इजाज़त देती है। तो हम वनों की रक्षा करते हैं, जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं। ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति इसी प्रकार की इजाज़त देती है। तो देखिए अलग अलग कंट्रियों में अपना अलग अलग सिस्टम होता है। जो विकासशील विकसित देश है वो क्या चाहते हैं, उनके नियम अलग है, हमारे नियम अलग है। हमारे नियम अपने लिए अच्छे हैं, उनके नियम उनके लिए अच्छे हैं। हम बात करते हैं गैर आर्थिक विकास की, उसमें हम बता सकते हैं कि भाई इस प्रकार से हमारे देश का विकास है। उन देश का विकास इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो भी ये धर्म पर विशेष ध्यान न देकर आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो जिसका भी जैसा धर्म पर जैसा बिलीव करते हैं वह उन देश की मान्यताएं हैं। हमारी देश की मान्यताएं जैसी है, आप देख रहे हो विकसित देश की मान्यता कैसी है वो, तो अपने को ओनली ये बताना है कि किस देश में किस प्रकार के धर्म की मान्यता अधिक रखते हैं या डेवलपमेंट की रखते हैं, ठीक है। हम किसी का ये नहीं कहते भी इसमें ये कमियां हैं, कमियां कुछ नहीं है। अपने को ये बताना है कि विकासशील देश में क्या किस प्रकार से है, विकसित देश किस प्रकार से है। तो अपने को इंडिया से अन्य कंट्रियों से कंपेयर करके बताना है कि किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है नैतिक घटक, मोरल फैक्टर। नैतिक घटक में आप ये बता सकते हो जैसे हत्याएं, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, लूटपाट आदि होते हैं। तो इससे नैतिक घटक से इससे भी क्या होता है, विकास कम होता है। जिस एरिया में चोरी डकैती अधिक होती है वहाँ उद्योग धंधे लगाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर चोरी डकैती भ्रष्टाचार ये होता है। तो उद्योग का जो ध्यान होता है वो अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, प्राइस कम करना और प्रॉफिट अधिक करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना होता है। और उसके साथ ही इस प्रकार की चोरी डकैती भ्रष्टाचार
हत्याएं होती है तो वो अपना उद्योग धंधे वहाँ लगाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अलग ही उसका माइंड रह जाता है, इसलिए वो वहाँ उद्योग धंधे नहीं लगाता है। तो ये नैतिक जहाँ पतन होने लगता है वहाँ पर भी आर्थिक विकास अवरुद्ध होने लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं संवैधानिक दशाएं। संवैधानिक दशाएं नियम क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि वो आर्थिक विकास के फेवर में है या उद्योग धंधों के फेवर में है या नहीं है, या उनकी पॉलिसियाँ टाइट है या फ्लेक्सिबल है, ये सभी भी स्टूडेंट को ध्यान में रखना होता है इसमें। इसके बाद आप ये बता सकते हो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति किस प्रकार की, इंटरनेशनल कंडीशन किस प्रकार की है। इंटरनेशनल कंडीशन भी काफ़ी डिपेंड करती है कि आर्थिक विकास को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच इस पर हमारे देश की क्या स्थिति रही है वो भी काफ़ी। तो इंटरनेशनल ट्रेड हम किस प्रकार का करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन किस प्रकार के हैं, ये सभी भी डिपेंड करते हैं अपने को कि देश के विकास में, ठीक है, आर्थिक विकास में। और लास्ट है पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट का किस प्रकार से संरक्षण किया जा रहा है। देखो 1998 के बाद अमेरिका ने भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं स्टूडेंट। उसका कारण ये था कि 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट का परीक्षण हमने किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए। तो इस प्रकार से गैर आर्थिक घटक भी आर्थिक पर्यावरण को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को ये देखना है कि ये जो मेन अपना टॉपिक है पोटेंशियल फैक्टर्स इफेक्टिव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक में बताना है। ये स्टूडेंट अपने सेक्शन सी के लिए तैयार करना है। अच्छा टॉपिक था जो हमने अभी कंप्लीट किया है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, तो ये मेन जो टॉपिक थे वो आपको मैंने बताए, मेन जो पॉइंट्स थे वो उस पर हमने बात की। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था को आधारभूत विशेषता या तारीख। तो अपने को ये बताना है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत विशेषता क्या है, उसके कार्य क्या है। तो देखिए अपने को ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इंडिया कितनी है, इंडिया का भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया, सीमाएं कितनी हैं, थल सीमा कितनी है, जल सीमा कितनी है, लंबाई लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये सभी अपने को पता होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इस जो सब्जेक्ट है इसमें लेटेस्ट आंकड़े अपने को अधिक से दिए जाने चाहिए। अभी लेटेस्ट आंकड़े अपने पास जो बुक है उसमें आपको 2015 या 2014 तक के ही आंकड़े मिलेंगे। तो इसके लिए न्यूज़पेपर है वो, ठीक है, और या फिर इकोनॉमिक्स की जो बुलेटिन आती है उसमें आर्थिक समीक्षा आती है, उसमें रिपोर्ट दी जाती है, और उसमें जो रिपोर्ट दी जाती है उस बेस पर हम बता सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट हमने इस न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी, वहाँ से हम अपने आंकड़े बता रहे हैं। तो इसमें लेटेस्ट आंकड़े यदि हम अधिक लिखते हैं तो अधिक बेनिफिट अपने को स्टूडेंट मिलेगा। और पुराने आंकड़े के साथ ही देखिए जो भी हम आंकड़े लिखते हैं, डाटा लिखते हैं, वो करेक्ट हो, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक न हो, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। जैसे थल सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है, तो ये जो फिक्स है इसमें अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि एस्टिमेट नहीं है, फिक्स होती है। भारत का क्षेत्रफल है ये फिक्स होता है। राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय भी हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये है। इसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट मिक्स इकोनॉमी है किस प्रकार की है वो, तो इस प्रकार से उसकी अपने को क्या बतानी है कि लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, पॉपुलेशन किस प्रकार से है, डिवाइडेशन, वो सभी बातें स्टूडेंट इसमें अपने को बताना होता है। देखिए हमारा ये जो पेपर है इसमें थ्योरेटिकल है, इसलिए थ्योरी से डिटेल से देखिए कुछ टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं तो कुछ पॉइंट सेमली होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि थ्योरी के आइटम है, इसमें अपन को डिटेल से अपने को बताना होगा, ठीक है। तो वो अपने को ध्यान रखना है। तो थ्योरी है, डिटेल से बताना है, बट कुछ लेटेस्ट आंकड़े भी उसमें ऐड करने हैं जिससे वो इफेक्टिव लगे, अच्छे नंबर आए। तो देखिए अपने ये जो टॉपिक है इसमें अपने को
आर्थिक जो पर्यावरण है उसकी विशेषताएं बतानी है, इफेक्ट करने वाले कारण बताने हैं, ये सभी बताने हैं। इसके बाद नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन, जो यूनिट नंबर सेकंड में है, तो उसमें डिटेल से हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में, और वो अपने को डिटेल से लिखना है। ये भी सेक्शन सी में आने के चांसेस अधिक है। सेक्शन सी में पॉपुलेशन के बारे में ऐसे बोल दिया जाता है कि पॉपुलेशन पर आप एक निबंध लिखिए, ऐसे लिखिए, तो फिर डिटेल से अपने को बताना होगा। इसके बाद यूनिट नंबर जो थर्ड है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, उसमें दो टॉपिक मेन है अपने, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग धंधे, और एक है एग्रीकल्चर इंडिया की, एग्रीकल्चर क्या है, कृषि के बारे में बताना है, तो कृषि के बारे में, और एक टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो एक तो अपन टॉपिक तैयार करेंगे इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या सहायता दी जाती है, ये। और एक इसमें टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत की जो कृषि है उसकी क्या विशेषता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं आती है, उस समस्या को किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, ये है स्टूडेंट। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट, उसमें अपने को करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI के बारे में है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने इसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज है, इसके बारे में अपने को बताना है। ये 4th यूनिट में है। और जो लास्ट यूनिट है वो अपने राजस्थान की है, उसमें राजस्थान की डिटेल से जानकारी है। ये मानिए आप 4 जो यूनिट है वो इंडिया की है और लास्ट यूनिट है वो राजस्थान की है। तो राजस्थान में भी सभी जानकारी अपने को बतानी है, राजस्थान की विशेषता बतानी है, यहाँ की एजुकेशन किस प्रकार की है, ठीक है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार की है, उसके बारे में अपने को बताना है, ठीक है। यहाँ के उद्योग धंधे क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, डेयरी डेवलपमेंट क्या है, टूरिज्म क्या है, इनके बारे में स्टूडेंट अपने को डिटेल से बताना होगा, ठीक है। तो ये अपना जो सेकंड पेपर है ये पूरा थ्योरेटिकल है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, लेटेस्ट आंकड़े ही इसमें लिखने हैं। वैसे तो अपने को फुल जैसे सेक्शन सी है इसमें डिटेल से फुल अपने को लिखना है, फिलअप करना है, बट साथ साथ में लेटेस्ट आंकड़े भी अपने को देने हैं जिससे कि अच्छे नंबर आ सके। तो ये सभी बातें अपने को ध्यान में रखकर अपने नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। आपको मेन टॉपिक मैंने बता दिए कि ये टॉपिक है, इनको ही हम तैयार करेंगे और आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आसानी से ये क्वेश्चन मिलेंगे। वहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताए हैं। जैसे ये टॉपिक चल रहा है कि आपको सेक्शन सी में मिलेगा, और देखिए सेक्शन सी में नहीं मिलता है तो सेक्शन बी में, मतलब आपने डिटेल से थ्योरी का आपने तैयार कर रखा है। जैसे पॉपुलेशन के बारे में डिटेल से पूरी कार्रवाई आपने नोट कर रखी है। अब ये सेक्शन ए में आए, बी में आए, सी में आए, आप बता सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर का एक टॉपिक तैयार कर रखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक टॉपिक तैयार रखा है, एक FDI का कर रखा है। तो वो आप इस प्रकार से उसको डिटेल से नोट कर लीजिए जिससे कि वो सेक्शन ए, बी, सी में आपने सेक्शन सी के लिए तैयार किए हैं। तो स्टूडेंट देखिए सेक्शन सी के लिए आपने डिटेल से तैयार किया है ना, तो सेक्शन ए और बी में भी यूज किया जा सकता है। उसके लिए ए और बी के लिए फिर अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।